लेक्चर में अमीनो अम्ल में लास्ट पॉइंट हमने देखा था पेप्टाइड बंध का निर्माण। तो अब हम आज क्या करेंगे भाई, आज हम अमीनो अम्ल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज जो 20 प्राकृतिक प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं, वो 20 प्राकृतिक प्रकार के अमीनो अम्ल का वर्गीकरण हम समझेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, समझेंगे चीजों को। अब ध्यान देंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था बच्चों, हमने लास्ट क्लास में यह देखा था कि जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं, सभी अमीनो अम्ल में क्या अलग अलग होता है, सभी अमीनो अम्ल में क्या भिन्न होता है। तो हमने देखा था आर समूह। प्रत्येक अमीनो अम्ल में, सभी अमीनो अम्ल में कौन सा समूह अलग अलग होता है, आर समूह जो है वो अलग अलग होता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम अमीनो अम्ल का वर्गीकरण करेंगे। और अमीनो अम्ल का वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर पढ़ेंगे, आर समूह के आधार पर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। और ये जो अमीनो अम्ल का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, वो अमीनो अम्ल का वर्गीकरण हम किस आधार पर पढ़ेंगे बच्चों, आर समूह के आधार पर। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अमीनो अम्ल के वर्गीकरण की बात हो रही है। और अमीनो अम्ल का वर्गीकरण हम किस आधार पर करेंगे, आर समूह के आधार पर। अब आर समूह के आधार पर ही क्यों कर रहे हैं, तो भाई ये जो 20 प्राकृतिक प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, सभी में आर समूह ही तो भिन्न होता है। हर अमीनो अम्ल में आर समूह भिन्न होता है। तो हम वर्गीकरण भी किस आधार पर करेंगे, आर समूह के आधार पर करेंगे। तो अब सबसे पहली चीज ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहली चीज हम बात करेंगे उन आर समूह की। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई, उन आर समूह की बात करेंगे जो क्या है, ध्रुवीय हैं और आवेशित होंगे। ठीक है, ध्रुवीय का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चों, ध्रुवीय का मतलब है पोलर, जल में घुलनशील। ध्रुवीय का मतलब होता है पोलर यानी जल में घुलनशील, और आवेशित का मतलब होता है चार्ज्ड। तो सबसे पहले हम उन अमीनो अम्ल की बात करेंगे जिनका आर समूह ध्रुवीय है, मतलब जल में घुलनशील होगा और उस पर आवेश यानी चार्ज होगा। अब सुनो बच्चों, अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी भाई, यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे क्षारीय अमीनो अम्ल की। किन अमीनो अम्ल की बात करेंगे, क्षारीय अमीनो अम्ल की। क्षारीय अमीनो अम्ल यानी जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स। किसकी बात करेंगे बच्चों हम, क्षारीय अमीनो अम्ल या बेसिक अमाइनो एसिड्स। अब ध्यान देंगे सर ये क्या मतलब है, आपको याद था बच्चों नॉर्मल अमीनो अम्ल की संरचना, सी अल्फा COO माइनस H NH3 और R, ये इस अमीनो अम्ल होता है बच्चों। अब ये जो अमीनो अम्ल है वो ध्यान देंगे भाई, अब ये जो अमीनो अम्ल है मैं आपको कह रहा हूं इनका आर समूह जो है वो जल में घुलनशील होगा और आवेशित होगा। और अब हम कौन से बात कर रहे हैं बच्चों, क्षारीय अमीनो अम्ल की। तो क्षारीय समूह कौन सा होता है, क्षारीय समूह कौन सा होता है बच्चों, NH3। क्षारीय समूह कौन सा होता है, NH3। इसका मतलब ये जो क्षारीय अमीनो अम्ल होंगे उन पर, उनके आर पर एक और अमाइनो समूह होगा। क्षारीय समूह कौन सा होता है, बहुत अच्छा बच्चों, NH3। इसका मतलब क्षारीय अमीनो अम्ल में जो आर समूह है उस पे अतिरिक्त NH3 होगा। इसका मतलब क्षारीय अमीनो अम्ल में कितने क्षारीय समूह होंगे भाई, 2, और अम्लीय समूह कितना होगा, 1।
तो इनमें एक अम्लीय समूह है, लेकिन क्षारीय समूह कितने हो गए भाई? 2। तो 2 प्लस हो गए 1 माइनस, आवेश कितना होगा? आवेश क्या होगा? धनात्मक। तो इन पर चार्ज क्या होगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। इस पर कौन सा आवेश आएगा बच्चों? धनात्मक रूप से आवेशित होंगे। तो क्या याद रखना है? हम सबसे पहले अमीनो अम्ल का वर्गीकरण कर रहे हैं। अमीनो अम्ल के वर्गीकरण में हम सबसे पहले उन आर समूह की बात करेंगे जो ध्रुवीय होंगे, यानी जल में घुलनशील होंगे और उन पर आवेश होगा। सबसे पहले क्षारीय अमीनो अम्ल की बात करेंगे। क्षारीय अमीनो अम्ल में क्या है? उनका जो आर समूह है उन पे अतिरिक्त अमाइनो समूह मिलेगा। तो 2 क्षारीय समूह हो गए। 2 क्षारीय समूह है तो आवेश क्या आ गया उन पर? पॉजिटिव। और इसके उदाहरण आर्जिनिन, लाइसीन और हिस्टिडीन। ये 3 अमाइनो अम्ल होते हैं जो क्या होते हैं? क्षारीय। इसमें सर्वाधिक रूप से क्षारीय कौन सा होगा? सर्वाधिक क्षारीय है आर्जिनिन और न्यूनतम क्षारीय कौन सा होता है? हिस्टिडीन। ठीक है बच्चों, अब अगर आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम सुना है आपने सुना होगा। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं सर जो डीएनए के साथ जुड़े रहते हैं, जो डीएनए को पैकेज करने में मदद करते हैं। यूकैरियोट्स, हमारी कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ जुड़ा रहता है। तो वो हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं? क्षारीय प्रोटीन्स होते हैं, धनात्मक आवेशित प्रोटीन्स होते हैं। तो उनमें कौन से अमीनो अम्ल ज्यादा मात्रा में होते हैं बच्चों? उनमें कौन से अमीनो अम्ल ज्यादा मात्रा में होते हैं? आर्जिनिन और लाइसीन। उनमें आर्जिनिन और लाइसीन अमीनो अम्ल ज्यादा होते हैं, याद है? तो ये आर्जिनिन और लाइसीन क्षारीय अमीनो अम्ल हैं। आर्जिनिन भी है, लाइसीन भी है, हिस्टिडीन भी है। और आर्जिनिन सर्वाधिक रूप से क्षारीय होगा, हिस्टिडीन जो है वो न्यूनतम रूप से क्षारीय होगा। तो 3 अमीनो अम्ल हैं, इन तीनों पर आवेश क्या होगा भाई? धनात्मक आवेश। तीनों किस प्रकार के अमीनो अम्ल हैं? क्षारीय अमीनो अम्ल हैं। तो तीनों क्षारीय अमीनो अम्ल हैं पहली चीज, और तीनों पर आवेश क्या होगा? धनात्मक। क्लियर? ये पहले अपन ने देख लिए क्षारीय अमीनो अम्ल। पहला अपन ने क्या देख लिया बच्चों? क्षारीय अमीनो अम्ल। अब एक सेकंड यहीं पर मैं ले लेता हूं दूसरा। अब दूसरा आता है बच्चों इसी प्रकार से अम्लीय अमीनो अम्ल। अम्लीय का मतलब है एसिडिक अमीनो एसिड्स। अब आप खुद ही सोच लेंगे बच्चों, अब आप खुद ही बता पाएंगे सर अम्लीय में क्या होगा? अम्लीय में क्या होगा भाई? बताओ। ये रहा अम्लीय अमीनो अम्ल में। अम्लीय अमीनो अम्ल का जो आर समूह होगा उस पर एक अतिरिक्त अम्लीय समूह होगा। जो आर समूह है ना इनका, इस पर एक अतिरिक्त अम्लीय समूह होगा। तो क्या याद रखना है इसमें? इन पर क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों? ऋणात्मक आवेश। इन पर क्या चार्ज आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश। क्योंकि इनमें क्या है भाई? 2 अम्लीय समूह हैं और एक NH3 समूह है। तो अब अपने पास क्या हो गए? अम्लीय एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में आर समूह पर क्या आ जाएगा? अम्लीय। तो 2 अम्लीय समूह आ गए, तो आवेश क्या हो गया? ऋणात्मक। और इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं बच्चों। एक एस्पार्टिक एसिड जिसे हम एस्पार्टेट भी कह सकते हैं, और दूसरा ग्लूटामिक एसिड जिसे हम ग्लूटामेट भी कह सकते हैं। तो 2 आपके पास अम्लीय एसिडिक एसिड्स आ गए, एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो 5 देखे हैं बच्चों अपन ने। 20 में से कितने अमीनो अम्ल मैंने आपको बताए हैं? 5। 5 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनका आर समूह ध्रुवीय है,
मतलब जिनका आर समूह जल में घुलेगा और जिन पर आवेश होगा। दो प्रकार का आवेश हो सकता है, या तो धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश वाले क्षारीय अमीनो एसिड्स होंगे और नेगेटिव ऋणात्मक आवेश वाले अम्लीय अमीनो एसिड्स होंगे। इसमें एस्पार्टेट और ग्लूटामेट किसका उदाहरण हो गया? अम्लीय अमीनो एसिड्स का। और आर्जिनिन, लाइसिन और हिस्टिडीन क्या हो गए? क्षारीय या बेसिक अमीनो एसिड्स। तो ये 5 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिन पर ध्रुवीय है जिनका आर समूह और आवेशित है। 3 धनात्मक आवेश और 2 ऋणात्मक आवेश। तो 5 अमीनो एसिड्स हमने देख लिए बच्चों जिन पर यह चार्ज है। अब नेक्स्ट आओ, ये तो 5 अमीनो एसिड्स हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स। अब आ जाओ दूसरा। अब दूसरे वर्गीकरण में हम किसकी बात करेंगे? दूसरे वर्गीकरण में हम बात करेंगे ऐसे आर समूह की जो है तो ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब जो जल में घुलनशील है, जो जल में घुलनशील है लेकिन उन पर आवेश नहीं है, अनचार्ज्ड यानी आवेश नहीं है। तो अब हम किसकी बात करेंगे? उन आर समूह की बात करेंगे बच्चों जो जल में घुलनशील हैं, जो ध्रुवीय हैं यानी जल में घुलनशील हैं लेकिन उन पर आवेश चार्ज नहीं है। अब यहां पर क्या क्या आएंगे भाई? यहां पर आपके पास आएंगे सीरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्जीन, ग्लूटामीन और सिस्टीन। ये 5 और अमीनो एसिड्स हैं। ये 5 और अमीनो एसिड्स हैं जिनका आर समूह ध्रुवीय होगा, जल में घुलनशील होगा लेकिन आवेश नहीं होगा। क्या क्या लक्षण है? ध्यान देंगे भाई, क्या क्या लक्षण है? सीरीन जो है बच्चों, सीरीन और थ्रियोनिन में जो आर समूह है उस पर OH ग्रुप होगा। आर पर क्या मिलेगा बच्चों? OH समूह। OH सबको पता है ना, हाइड्रोक्सिल समूह होता है। OH कैसा समूह होता है बच्चों? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल का मतलब है तो ये ध्रुवीय लेकिन इस पर कोई आवेश जही नहीं है, आवेश नहीं है। एस्पार्जीन और ग्लूटामीन जो है बच्चों, उसका जो आर समूह है उस पर CONH2 अमाइड समूह मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? CONH2 अमाइड समूह किसमें मिलेगा? एस्पार्जीन और ग्लूटामीन में। और सिस्टीन जो है बच्चों, सिस्टीन का जो आर समूह है उस पर आपको सल्फर मिलेगा। उस पर आपको क्या मिलेगा? सल्फर। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा अमीनो अम्ल है जिसमें सल्फर होता है? तो सल्फर वाला अमीनो अम्ल है सिस्टीन। एक और होगा मीथियोनिन, वो आगे बताऊंगा। तो 5 अमीनो अम्ल जिस पर आवेश अपन ने देखा था, 5 अमीनो अम्ल थे जिस पर आवेश था अपन ने देखा। अम्लीय एसिडिक अमीनो एसिड्स, क्षारीय बेसिक अमीनो एसिड्स, और अब ये 5 और अमीनो एसिड्स हैं जो ध्रुवीय हैं लेकिन इन पर आवेश नहीं है। तो OH समूह, OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह किस पर है? सीरीन, थ्रियोनिन। अमाइड समूह किस में मिलेगा? एस्पार्जीन और ग्लूटामीन। और सल्फर किस पे मिलेगा? सल्फर किस में मिलेगा? सिस्टीन में मिलेगा। तो ये 5 और 5 कितने हो गए भाई? 10 अमीनो एसिड्स। 5 और 5 कितने हो गए? 10। कितने बाकी रहे हैं? 10 और। आ जाओ। तो आर समूह ध्रुवीय है और आवेश नहीं है। ये 5, इन पर क्या क्या उपस्थित हैं ये मैंने बता दिया। ठीक है, अभी एक बार रुको तो सही। एक बार 20 अमीनो अम्ल समझ लेंगे, फिर और चीजें बताऊंगा बहुत सारी अमीनो अम्ल के बारे में। फिर नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है बच्चों? नेक्स्ट तीसरी कैटेगरी आती है वो आर समूह जिनमें एरोमेटिक रिंग होती है,
जिनमें कौन सी वलय होती है भाई? एरोमेटिक रिंग, बेंजीन वाली। एरोमेटिक रिंग मालूम है ना सबको? हां भाई, अब आप इतने छोटे, ये बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग वलय वाली संरचना कौन सी होती है? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक अमीनो अम्ल 3 होंगे। एरोमेटिक अमीनो अम्ल कितने होते हैं बच्चों? 3। कौन कौन से 3? फिनाइल एलेनीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। तो 3 अमीनो अम्ल जो है वो है फिनाइल एलेनीन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। ये तीनों अमीनो अम्ल क्या हैं? एरोमेटिक अमीनो अम्ल। मतलब तीनों में कौन सी वलय है? बेंजीन वलय है। तीनों के अंदर कौन सी वलय होगी बच्चों? बेंजीन। अब इसमें टायरोसिन के अंदर आपको ध्यान में रखना है, टायरोसिन की संरचना भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे जटिल अमीनो अम्ल, सबसे जटिल अमीनो अम्ल कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन। सबसे जटिल कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन। तो फिनाइल एलेनीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये तीनों कैसे होते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, और ये ध्रुवीय नहीं होते भाई। एरोमेटिक जो है वो जल में आसानी से घुलते नहीं हैं, क्योंकि वलय संरचना है। एरोमेटिक वलय जो है वो जल में कम घुलती है, तो ये ज्यादा ध्रुवीय नहीं होते। अब एक चीज सुनो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो प्रोटीन्स होते हैं ना बच्चों, तो प्रोटीन जो है वो 280 नैनोमीटर का प्रकाश अवशोषित करते हैं। ये जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स भी प्रकाश का अवशोषण दर्शाते हैं, और ज्यादातर प्रोटीन्स जो हैं वो 280 नैनोमीटर पर प्रकाश का अवशोषण दर्शाते हैं। तो प्रोटीन जो है वो 280 नैनोमीटर का जो प्रकाश अवशोषण दर्शाते हैं, पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण दर्शाते हैं, वो किस कारण दर्शा पाते हैं? इन अमीनो अम्ल के कारण। किन अमीनो अम्ल के कारण? इन एरोमेटिक अमीनो अम्ल के कारण। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, अब ये ऐड कर लेना ये पॉइंट। जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो प्रकाश अवशोषण 280 नैनोमीटर पर किन अमीनो अम्ल के कारण कर पाते हैं? इन एरोमेटिक अमीनो अम्ल के कारण। तो प्रोटीन 280 नैनोमीटर पर प्रकाश अवशोषण एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के कारण दर्शाते हैं। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूं, और ये आपको कोई पुस्तक में नहीं मिलने वाली, ध्यान रखना भाई। तो जो प्रोटीन्स हैं, जितने प्रोटीन्स हैं वो 280 नैनोमीटर पर पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण करते हैं। तो उनमें ऐसा क्या खास है कि वो 280 नैनोमीटर पर अवशोषण करते हैं? ये एरोमेटिक अमीनो अम्ल। ठीक है, ट्रिप्टोफैन सबसे जटिल, मतलब इसकी संरचना जो है वो सबसे जटिल है भाई। इसमें जो रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग है, वो सबसे जटिल संरचना होती है, इसलिए। तो ये आपके पास आर समूह हो गए भाई, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, और ये तीनों एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के कारण ही प्रोटीन 280 नैनोमीटर पर अवशोषण दर्शाते हैं। ठीक है, तो 10 और 3 13 देख लिए, बचे कितने भाई? 7। कितने बचे हैं? 7 अमीनो अम्ल ही बाकी रह गए हैं। तो अब आखिरी हम उन आर समूह की बात करेंगे। हम उन आर समूह की बात करेंगे जो अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय का मतलब है नॉन पोलर, और अध्रुवीय नॉन पोलर का मतलब जो जल में घुलनशील नहीं होते। अब वो 7 अमीनो अम्ल हम पढ़ेंगे जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो अब वो कौन कौन से हो गए भाई? वो आपके पास ग्लाइसीन,
एलेनीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वेलिन, मीथियोनिन और प्रोलीन। तो हमारे पास ये 7 ये बाकी 7 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनका आर समूह अध्रुवीय होता है, मतलब इनका आर समूह जल में नहीं घुलता। और क्योंकि इनका आर समूह जल में नहीं घुलेगा भाई, तो इन पे आवेश नहीं हो सकता। जितने भी अध्रुवीय होते हैं ना, वो हमेशा अनावेशित होते हैं, उन पे आवेश नहीं होगा। आवेश अगर होगा तो वो जल में घुल जाएंगे, इन पर आवेश भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 7 हैं। इसमें क्या क्या खासियत है सुनो, अभी बताऊंगा। सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा होता है? ग्लाइसीन। सबसे सरल मतलब इसकी संरचना सबसे सरल होगी। ट्रिप्टोफैन सबसे जटिल था क्योंकि उसकी संरचना सबसे जटिल होगी। फिर मीथियोनिन के अंदर भी सल्फर होता है। ठीक है, तो सल्फर, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन क्या आया हुआ है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन से होते हैं। तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल मीथियोनिन है और सिस्टीन है। सिस्टीन और मीथियोनिन दोनों सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं। लेकिन सर सिस्टीन तो ध्रुवीय था, मीथियोनिन अध्रुवीय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक अध्रुवीय थायोईथर ग्रुप होता है। इसके अंदर एक अध्रुवीय थायोईथर समूह होता है, इसीलिए ये अध्रुवीय है, इसीलिए ये जल में नहीं घुलता। और प्रोलीन जो है बच्चों, प्रोलीन आपको ध्यान में रखना है, ये एक असामान्य अमीनो अम्ल है। ये एक असामान्य अमीनो अम्ल है और ये प्रॉपर पेप्टाइड बंध भी नहीं बनाता। और ये प्रॉपर पेप्टाइड बंध भी नहीं बनाता। अब आप बोलेंगे सर क्यों? असामान्य अमीनो अम्ल है, पेप्टाइड बंध क्यों नहीं बना रहा? सुनो कारण। इसलिए नहीं बनाता बच्चों क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन होता है, सुनो, अपन जब अमीनो अम्ल की संरचना बनाते हैं तो यह अमीनो अम्ल की संरचना होती है ना? और ये NH2 पेप्टाइड बंध में काम करता है। पेप्टाइड बंध बनाने में यह समूह काम करता है NH2। प्रोलीन के अंदर ये जो नाइट्रोजन है, प्रोलीन के अंदर ये जो नाइट्रोजन है, ये वलय के अंदर पाया जाता है। प्रोलीन का जो नाइट्रोजन है वो रिंग फॉर्म में वलय के रूप में पाया जाता है, इसलिए ये वलय में अंदर पाया जाता है, इसीलिए ये पेप्टाइड बंध नहीं बना सकता, इसलिए ये आसानी से पेप्टाइड बंध नहीं बना पाता। इसीलिए प्रोलीन को असामान्य अमीनो अम्ल कहते हैं। तो प्रोलीन एक असामान्य अमीनो अम्ल है, प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बना पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि उसका जो नाइट्रोजन है वो ऐसे वलय के अंदर पाया जाता है, और वलय के अंदर पाया जाता है इसलिए आसानी से पेप्टाइड बंध नहीं बना पाता। ठीक है भाई, तो कौन सा, यह प्रश्न आ जाता है कि कौन सा अमीनो अम्ल प्रॉपर पेप्टाइड बंध नहीं बना पाएगा? तो आंसर क्या करेंगे? प्रोलीन। ये सारे अध्रुवीय हैं। जो एरोमेटिक अमीनो अम्ल होते हैं ना भाई, वो ज्यादातर अध्रुवीय ही हैं। एरोमेटिक अमीनो अम्ल, एरोमेटिक संरचना जब भी होती है तो वो जल में बहुत कम घुलते हैं, नहीं के बराबर, इसलिए अध्रुवीय ही मान सकते हो। ठीक है भाई, और इसलिए प्रोलीन को अपन इमीनो अम्ल भी कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको 20 अमीनो अम्ल बता दिए। ये 20 प्राकृतिक अमीनो अम्ल हैं, उनका वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया।
क्या बता दिया भाई? मैंने आपको सबसे पहले बता दिया अमीनो अम्ल वो थे जिनका आर समूह आवेशित था और ध्रुवीय था। उसमें 3 बेसिक अमीनो एसिड थे जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, 2 एसिडिक अमीनो एसिड थे जिन पर नेगेटिव चार्ज था। ये 5 अमीनो एसिड्स हो गए। फिर नेक्स्ट 5 अमीनो एसिड्स बताए जो जल में घुलते तो थे, जो जल में घुलनशील थे, लेकिन उन पर आवेश नहीं था, उन पर आवेश नहीं था। फिर तीसरी चीज, तीसरा मैंने बताया वो अमीनो अम्ल जिन पर एरोमेटिक वलय है, जिन पे एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। और बाकी 7 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो अध्रुवीय हैं, यानी जो जल में घुलनशील नहीं होते। अब ये अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं बच्चों, अगर ये 20 अमीनो अम्ल आप पहली बार पढ़ रहे हो, 11th-12th के बाद भी पहली बार पढ़ रहे हो, और ये सोच रहे हो सर इनको याद कैसे करेंगे, तो इनको अलग से याद नहीं किया जाता है। जितने चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उन सब में ये अमीनो अम्ल कहीं ना कहीं योगदान आता है। काफी अमीनो अम्ल हैं जो हार्मोन्स का निर्माण करेंगे, पादपों में हार्मोन्स का निर्माण करेंगे, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करेंगे। तो ये अमीनो अम्ल आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच सोचना चाहिए कि सर अमीनो अम्ल इतने सारे याद कैसे रखेंगे। अरे ऐसे रट्टा नहीं मारना है। हर चैप्टर में इन अमीनो अम्ल के बारे में कुछ ना कुछ आता रहेगा, आपको वैसे ही ये अमीनो अम्ल याद होने लग जाएंगे। ठीक है, और सुन लो अब देखते उन चीजें। ये तो मैंने 20 अमीनो अम्ल बता दिए। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 नए अमीनो अम्ल भी आपको बताऊंगा, तो आपको याद रखना है एक 21वां अमीनो अम्ल, नाम बता रहा हूं सिर्फ। 21वां अमीनो अम्ल होता है सेलेनोसिस्टीन। ये सब नए खोजे गए अमीनो अम्ल हैं बच्चों, याद रखना। 21वां अमीनो अम्ल होता है सेलेनोसिस्टीन, और 22वां अमीनो अम्ल जो खोजा गया है वो होता है पायरोलाइसिन। तो ये 2 नए अमीनो अम्ल हैं जो खोजे गए हैं। बस इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। नीट में कोई नहीं पूछेगा, नीट और एम्स में आपको यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी तक ये दोनों नहीं ऐड हुए हैं। एनसीईआरटी ने इन दोनों अमीनो अम्ल का नाम अभी तक नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन के लिए एनसीईआरटी की जो समरी है ना पीछे की, उसमें एक जगह लिखा हुआ है 21 अमीनो अम्ल हैं। तो वो 21वां अमीनो अम्ल कौन सा होता है वो मैंने आपको बता दिया। 22वां अमीनो अम्ल भी कौन सा होता है वो भी बता दिया। लेकिन ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, एग्जाम में इस पे प्रश्न नहीं आएंगे। एग्जाम में इसमें कोई प्रश्न 21वां और 22वें अमीनो अम्ल पर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आपके एग्जाम में 20 प्राकृतिक अमीनो अम्ल के आधार पर ही जवाब देना है। ठीक है, 20 प्राकृतिक अमीनो अम्ल के आधार पर ही जवाब देना है। ठीक है, तो ये 2 नए अमीनो अम्ल हैं, ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है, अब सुनो, अब नई चीज ध्यान देंगे। अब पहली बात तो है सर ये 20 अमीनो अम्ल हमने पढ़ लिए, अब हम 20 के 20 अमीनो अम्ल की संरचना भी पढ़ते हैं क्या? ठीक है, अब एक सुन लो मेरी बात। ठीक है, 2 तरीके से आप लोग 2 या 3 तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। या तो आप बोलो कि सर मेरे को तो 20 के 20 अमीनो अम्ल की संरचना पढ़नी है, और 20 के 20 अमीनो अम्ल की संरचना अगर आप याद करने चले गए तो ना तो कभी सिलेबस पूरा कर पाओगे, ना ही कभी एंट्रेंस क्लियर कर पाओगे। अब तो सर क्या करें, कैसे याद करें, कौन से अमीनो अम्ल की संरचना ध्यान में रखनी चाहिए, कौन से अमीनो अम्ल काम के हैं? तो अब सुनो, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में 3 अमीनो अम्ल की संरचना ही दे रखी है। ठीक है, एनसीईआरटी को जब आप ध्यान से देखोगे तो जैव अणु में जो चार्ट दे रखे हैं उसमें से 3 अमीनो अम्ल की ही संरचना दे रखी है। तो वो 3 अमीनो अम्ल की संरचना पहले मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना पहले चीज। तो पहली चीज है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अमीनो अम्ल की संरचना की। हम किसकी बात करेंगे? अमीनो अम्ल की संरचना। एंड सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्लाइसिन की।
ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ग्लाइसीन की। ग्लाइसीन की संरचना में क्या होता है? जो आर समूह है, आर समूह के स्थान पर क्या होता है? हाइड्रोजन। आर समूह के स्थान पर क्या होता है? हाइड्रोजन होगा। तो ग्लाइसीन की संरचना क्या बन गई भाई? ग्लाइसीन की संरचना बन गई ये ग्लाइसीन की संरचना आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान में रखनी है? क्योंकि यह संरचना एनसीईआरटी में है, इस पे प्रश्न भी आ चुका है, इसलिए ध्यान रखनी है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि ग्लाइसीन सरलतम अमीनो अम्ल है। सरलतम अमीनो अम्ल का मतलब उसके आर पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से सरल तो कुछ नहीं है ना, हाइड्रोजन से सरल तत्व तो कुछ नहीं है, इसलिए सरलतम अमीनो अम्ल कौन सा होता है? ग्लाइसीन। इसकी संरचना याद रखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में है। फिर दूसरा है एलेनिन अमीनो अम्ल। इसकी संरचना भी ध्यान में रखनी है क्योंकि इसकी संरचना भी क्यों याद रखनी है? क्योंकि इसकी संरचना भी एनसीईआरटी में दे रखी है। क्योंकि इसकी संरचना भी एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए यह याद रखना है। अब क्या हो गई इसकी संरचना भाई? NH2 C अल्फा COOH CH3 और H, ये एलेनिन की याद रखनी है। ठीक है, ये एलेनिन की याद रखनी है। सुन लो एक बार, तीसरी संरचना याद रखनी है सीरीन की, ये भी एनसीईआरटी में है। CH2OH RCH2OH NH2 C अल्फा COOH। ये C अल्फा लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है, मेरी आदत है इसलिए मैं लिख रहा हूं। CH2OH H, ये तीन सुन लेना, ये तीन एनसीईआरटी में दे रखे हैं और ये तीनों संरचनाएं तो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं आपको तीन और कुछ और संरचनाएं भी बताऊंगा जो याद रखनी है, और 20 की 20 याद नहीं रखाऊंगा। 20 की 20 याद रखने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, लेकिन दो या तीन संरचनाएं और बताऊंगा जिससे कोई भी अमीनो अम्ल को आप पहचान लोगे। देखो बच्चों, एक चीज याद रखना, 17-18 साल तो हो गए मुझे पढ़ाते हुए। पहले हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे, और ऑफलाइन जब बैचेस में पढ़ाते थे ना बच्चों, तो हमने हजारों की संख्या में डॉक्टर्स निकाले, और उस समय ऑफलाइन में फीस भी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए फीस होती थी। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, जब ये उत्कर्ष आया और निर्मल जी ने बोला कि नहीं भाई, हमारे तो जो शिक्षा है, जो नीट और जेई की कोचिंग है, वो लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए ऑफलाइन में तो ठीक है, बट ऑनलाइन में इतनी महंगी फीस नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन में गांवों तक, बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचे, इसलिए उन्होंने फीस इतनी नाम मात्र कर दी है। तो सुन लेना, 5,000 फीस में है, इसका मतलब यह नहीं है कि गुणवत्ता 5,000 के आधार पर तलोगे। हमने वही सारे टीचर्स हैं, वही सारे सिलेक्शन स्टूडेंट्स के दे रखे हैं एम्स में, पूरे हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में, और उन्हीं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया है जहां पे 1.5 लाख रुपए फीस थी। लेकिन जो अनुभव से बता रहा हूं बच्चों, और ये याद रखना, जितना हम पढ़ रहे हैं ना, जितना हम पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त है, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल रहा कुछ। कभी यकीन करना हो ना, तो जितने ऑनलाइन कोर्सेज है ना, एक बार सबको लेके देख लेना, उनकी क्लासेस भी अटेंड कर लेना और अपनी क्लासेस भी अटेंड कर लेना, और फिर फर्क देख लेना कि ईमानदारी से सटीकता जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी चीजें जरूरी हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना, और प्रीवियस ईयर छोड़ो, इस साल का जब नीट आएगा, अगस्त में जब नीट का एग्जाम होगा ना, और जब तक अपन ने 2-3 चैप्टर्स कर लिए होंगे ना, एक भी सवाल अगर आपने बता दिया कि सर आपने जो पढ़ाया था वो उससे बाहर आ गया, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, इतना ईमानदारी, इतनी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो हम पढ़ते हैं वही आता है। क्यों? क्योंकि अनुभव से, इतने सालों का अनुभव है जिसने ये हमको बताया है कि आपको कितनी चीजें जरूरी हैं। हर जगह है ना, हर जगह 20 अमीनो अम्ल की संरचना बता देंगे आपको। अरे आप 20 अमीनो अम्ल की संरचना याद रख पाओगे क्या? और रख भी पाओगे तो ये जैव अणु का 10% हिस्सा है, पूरी बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो स्मार्ट अप्रोच जरूरी है
कितनी चीजें जरूरी हैं वो तो है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है वो याद नहीं रखनी है। तो 20 के 20 अमीनो अम्ल की संरचना नहीं याद रखनी है, फालतू चीजें। बायोलॉजी है ना, भंडार है नॉलेज का, लेकिन हमको उतनी चीजें सीखनी है, उतनी चीजें जाननी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित है। तो जितना चीजें, बार बार बोल रहा हूं, जितनी चीज बता रहा हूं ना वो ढंग से समझ लिया करो और वो ढंग से पढ़ लो। नैया पार है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जब पढ़ना आते हो ना बच्चों लाइव क्लास में, तो कमेंट्स पे ज्यादा जोर नहीं डालते हैं। कमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपने अपने फोन को हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है नहीं, और जब कमेंट करने में बिजी रहोगे ना बच्चों तो सीखोगे कैसे। कमेंट जब करो जब कोई प्रश्न पूछूं, लास्ट के 5-10 मिनट जब आपसे बात करना चाहूं तब कमेंट करो। बीच में एक ही, और बहुत सारे बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं और अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में, कुल 4-5 जने होते हैं, वो बार बार एक ही कमेंट को 50 बार करते रहते हैं। तो बच्चों सीखोगे कब, उससे नुकसान आपका होगा। तो ईमानदारी से ढंग से पढ़ाई करो भाई, जो पढ़ेंगे वही आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो अब आ जाओ फटाफट। तो ये 3 संरचनाएं जो मैंने आपको बताई थी, ये तो आपको याद रखनी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। अब सुनो और क्या मैं बताने वाला हूं, आओ सर। अब और कैसे? चौथी संरचना आपको टायरोसिन की याद रखनी है। चौथी संरचना आपको क्या है भाई? टायरोसिन अमीनो अम्ल की ध्यान में रखनी है। अब टायरोसिन की क्या संरचना है भाई? टायरोसिन की संरचना यह है, ठीक है। टायरोसिन में मैंने कहा था एरोमेटिक है, टैरोमेटिक रिंग संरचना है और OH है भाई। तो अब टायरोसिन क्या संरचना क्या हो गई? ये टायरोसिन की संरचना है। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा इसको नीचे बना दूं। ये आपको टायरोसिन की संरचना अभी ये भी बता दूंगा भाई मैं आपको, ठीक है। याद ध्यान रखना भाई, ये और संरचना जो है, ये जो संरचना है, ये क्यों बता रहा हूं इसका भी कारण बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। कौन कौन सी संरचनाएं क्यों बता रहा हूं इसका भी एक लॉजिक है जो बताऊंगा अभी आपको। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों? सिस्टीन। सिस्टीन में मैंने आपसे कहा था सल्फर होगा। सिस्टीन में मैंने आपसे कहा था बच्चों सल्फर होगा। ये SH सल्फर। और आपको ध्यान रखना है, एक सेकेंड, लाइसीन। लाइसीन का स्ट्रक्चर है CH2 4NH2, ठीक है। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा बच्चों मेरे को यहीं पर बनाना है, एक सेकेंड, हां। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपसे कहा था ना, तीन और संरचनाएं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान रखो भाई, ये 3 और अमीनो अम्ल मैंने बता दिए जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन 6 के अलावा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी अमीनो अम्ल की। इनके अलावा आपको किसी अमीनो अम्ल की संरचना ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई मैं NH2 लिखूं या NH3 लिखूं। NH3 लिखो तो यहां पर ऊपर प्लस डाल दिया करो भाई। अगर आप NH2 की जगह NH3 डालना चाहते हो तो प्लस याद कर लेना। COOH की जगह COO लिखना चाहते हो तो माइनस ऐड कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये 6 अमीनो अम्ल की संरचना ही आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा जरूरत ही नहीं है।
तीन किस लिए याद रखनी है, पहली दूसरी तीसरी, क्योंकि वो एनसीईआरटी में है। और इसके अलावा मैंने आपको दो तीन और बता दी है, टायरोसिन याद रखना है, बेंजीन वलय है, सिस्टीन याद रखना है और लाइसीन याद रखना है। इन 6 अमीनो अम्ल के अलावा आपको कोई अमीनो अम्ल की संरचना याद नहीं रखनी। जितने सवाल करने हैं, जहां से भी कोई सवाल करने हैं वो आप कर सकते हो। इन 6 के अलावा आपको उत्तर निकालने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरह के प्रश्न में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है भाई। ठीक, तो ये मैंने किसकी संरचना बता दी आपको, 6 अमीनो अम्ल की। 20 की 20 याद नहीं रखोगे और 20 की 20 याद रखने गए तो जैव अणु से ऊपर ही नहीं उठ पाओगे, बाकी सारे चैप्टर्स ही नहीं कर पाओगे। तो ये 6 अमीनो अम्ल की संरचना ध्यान रखनी है। अब ये मैंने आपको बता दी 6 अमीनो अम्ल, इनकी संरचना याद रखनी, 3 एनसीईआरटी वाली, 3 अतिरिक्त मैंने बता दी। सवाल कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब नेक्स्ट चीज सुनेंगे, ये तो मैंने आपको बता दी। अब मैं यहां पर किसकी बात करने वाला हूं, अब एक किरैल कार्बन की हम बात करेंगे। अब आज हम किसकी बात करेंगे, एक किरैल कार्बन की बात करेंगे। अब थोड़ी केमिस्ट्री है बच्चों, थोड़ी सी केमिस्ट्री है, अब उसकी बात करेंगे। किरैल कार्बन क्या होता है, तो हम सबको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4। अब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी, ठीक है। अब क्या है बच्चों, अरे 5th वाले में क्या देखना है बच्चा आपको, पूनम जी आपको 5th वाली संरचना में SH है बेटा, 5 नहीं है, सल्फर है बेटा। ये S सल्फर है, सल्फर होगा ना बेटा, 5 कहां से आएगा सिस्टीन में, थोड़ा तो लॉजिक भी अप्लाई करना पड़ता है ना। सल्फर होगा ना भाई, सिस्टीन में सल्फर है, 5 कैसे होगा, S होगा। अब किरैल कार्बन का मतलब क्या है भाई, किरैल कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पर अलग अलग समूह जुड़े हुए हों। ऐसा कोई भी कार्बन जिसके चारों वैलेंसी पर अलग अलग रासायनिक समूह जुड़े हुए हों, उस कार्बन को किरैल कार्बन कहते हैं। उस कार्बन को क्या कहेंगे, किरैल कार्बन कहेंगे। अब किरैल कार्बन जिस भी अणु में होगा, किरैल कार्बन जिस भी अणु में होगा, वो अणु प्रकाशीय रूप से सक्रिय होता है। तो किरैल कार्बन क्या हो गया, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग रासायनिक समूह से जुड़ी रहती हो, उसे हम किरैल कार्बन कहेंगे। और जिसमें भी किरैल कार्बन होगा, जिस भी अणु में, वो प्रकाशीय रूप से सक्रिय होगा। तो यहां पर देखो, जितने भी अमीनो अम्ल अपन बनाते हैं, हाँ अमीनो अम्ल में चारों रासायनिक समूह अलग अलग होते हैं ना। हर किरैल कार्बन में देखो, कोई भी केंद्रीय कार्बन देखो, सब में चारों रासायनिक समूह जो हैं, चारों संयोजकता जो है वो अलग अलग है। चारों संयोजकता जो है वो अलग अलग है। मतलब अमीनो अम्ल में किरैल कार्बन होता है, इसलिए अमीनो अम्ल प्रकाशीय रूप से सक्रिय होते हैं। तो अमीनो अम्ल में क्या होता है बच्चों, इधर देखो, यह किरैल कार्बन एक अम्लीय समूह है, एक अमाइनो समूह है, एक हाइड्रोजन है, एक एल्काइल समूह है। तो चारों संयोजकता अलग अलग है ना। तो एस कार्बन को क्या कहेंगे, किरैल कार्बन। तो किरैल कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता भिन्न होती हो। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता भिन्न होती हो, उसे क्या कहते हैं, किरैल कार्बन। और किरैल कार्बन युक्त अणुओं में क्या देखी जाती है, प्रकाशीय सक्रियता।
प्रकाशीय सक्रियता को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अब अमीनो अम्ल है, हमें पता है, उदाहरण मतलब अमीनो अम्ल में किरेल कार्बन होता है, अतः वह प्रकाशीय सक्रियता दर्शाते हैं। इसलिए वो क्या दर्शाएंगे? प्रकाशीय सक्रियता। लेकिन एक अपवाद है, अभी तक तो आप जान भी गए होंगे, एक अपवाद होता है भाई। हां, एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें किरेल कार्बन नहीं है, ग्लाइसीन में, क्योंकि ग्लाइसीन में R की स्थान पर H होता है। तो R के स्थान पर H हो जाता है, तो ग्लाइसीन जो है वो प्रकाशीय सक्रियता नहीं दर्शाता, वो प्रकाशीय सक्रियता नहीं दर्शाता। तो ये अपवाद है, क्योंकि ग्लाइसीन में क्या नहीं है भाई? किरेल कार्बन नहीं होता। ग्लाइसीन में किरेल कार्बन नहीं है, और इसलिए किरेल कार्बन को हम असम्मित कार्बन भी कहते हैं। किरेल कार्बन को हम इसीलिए क्या कहते हैं बच्चों? असम्मित। तो अच्छा, प्रकाशीय सक्रियता ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे बच्चों आप, आपके केमिस्ट्री में पूरा एक चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, प्रकाशीय सक्रियता, उसमें आप एल रूप, डी रूप सब पढ़ोगे। तो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जब इन अणुओं पर प्रकाश पड़ता है ना, तो ये प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे अणु जो प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकें, लेफ्ट में या राइट में, प्रकाश की दिशा को जो परिवर्तित कर सकते हैं, उनको प्रकाशीय सक्रिय या ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। और ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे अपने लिए। बायोलॉजी में इतना याद रखना था कि ये प्रकाशीय रूप से सक्रिय कौन है? अमीनो अम्ल। प्रकाशीय रूप से सक्रिय कौन है? अमीनो अम्ल हैं, क्योंकि उनमें किरेल कार्बन होता है, उनमें किरेल कार्बन होता है। अब सुनो कौन सा एक चीज और बता रहा हूं, प्राकृतिक अमीनो अम्ल याद रखना। ये जो प्राकृतिक अमीनो अम्ल है ना, जो ये 20 प्रकार के प्राकृतिक अमीनो अम्ल, ये एल फॉर्म में पाए जाते हैं, इतना याद रखना। ये डी फॉर्म होता है, एल फॉर्म होता है, यह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा भाई, 11th 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, डी फॉर्म, एल फॉर्म, स्टीरियो केमिस्ट्री में। हां, तो बायोलॉजी में क्या ध्यान रखना है? बायोलॉजी में यह ध्यान रखना है कि प्राकृतिक अमीनो अम्ल किस रूप में पाए जाते हैं? एल रूप में। आगे अपन कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, शर्करा पढ़ेंगे, शर्करा में अपन पढ़ेंगे कि वो डी रूप में पाई जाती हैं। तो शर्करा जो है वो डी रूप में पाई जाती हैं, और अमीनो अम्ल जो है प्राकृतिक, वो एल रूप में पाए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता भिन्न होती है वो कायरल कार्बन है। जो भी कायरल कार्बन युक्त अणु होंगे वो प्रकाशीय रूप से सक्रियता दर्शाएंगे। लेकिन अपवाद कौन सा है? ग्लाइसीन, केवल ग्लाइसीन भाई, बाकी सब प्रकाशीय रूप से सक्रिय हैं अमीनो अम्ल। और सब किस रूप में पाए जाएंगे? एल रूप में पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किरेल कार्बन का कॉन्सेप्ट देख लिया, ग्लाइसीन अपवाद है ये भी बता दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे? अनिवार्य अमीनो अम्ल। अब किसकी बात की जाएगी? नेक्स्ट हम बात करेंगे अनिवार्य अमीनो अम्ल की। अनिवार्य अमीनो अम्ल को हम किस नाम से जानते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अनिवार्य अमीनो अम्ल को हम क्या कहते हैं? अनिवार्य एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब ये क्या है? देखो बच्चों, कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते, ठीक है। काफी अमीनो अम्ल तो हमारा शरीर बना लेता है,
हमारे शरीर में खुद संश्लेषित होते हैं, लेकिन कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते। और जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते, उनकी पूर्ति कैसे की जाएगी? जो अमीनो अम्ल मेरा शरीर बना ही नहीं पा रहा, जो अमीनो अम्ल आपका शरीर बना ही नहीं पा रहा, वो कहां से आएंगे भाई? भोजन से ना। कहते हैं ना प्रोटीन खाना चाहिए, अच्छा प्रोटीन, आपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे प्रोटीन्स के अंदर वो अनिवार्य अमीनो अम्ल मिलते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल मिलते हैं जो आपका शरीर नहीं बना सकता। इसलिए ऐसे अमीनो अम्ल को भोजन में लेना जरूरी है, भोजन से ही उनकी पूर्ति हो सकती है। ऐसे अमीनो अम्ल को हम अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। तो अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या हो गए भाई? ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता और आपको भोजन के माध्यम से पूर्ति करनी होती है। तो लिख लें, तो क्या हो गया भाई? ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते, अतः उनकी पूर्ति भोजन से अनिवार्य होती है। तो ऐसे अमीनो अम्ल को हम क्या कहते हैं भाई? अनिवार्य अमीनो अम्ल। अब ऐसे कितने होते हैं? 8 अमीनो अम्ल होते हैं। ऐसे कितने होते हैं? 8 अमीनो अम्ल होते हैं। 8 अमीनो अम्ल अपने शरीर में नहीं बनते, उसको भोजन से लेना पड़ता है। उसको याद करने का तरीका मैंने बताता हूं, इल टीवी पीएमटी। याद कैसे करोगे उसको? इल टीवी पीएमटी। बहुत अच्छा बच्चों, शाबाश। इल टीवी पीएमटी कैसे? आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब ल्यूसीन, फिर एल का मतलब लाइसीन, टी का मतलब थ्रियोनिन, वी का मतलब वेलिन, पी का मतलब फिनाइल एलेनिन, एम का मतलब मीथियोनिन और टी का मतलब ट्रिप्टोफैन। तो ये 8 अमीनो अम्ल जो हैं, ये 8 अमीनो अम्ल हमारे भोजन, हमारे शरीर में नहीं बन सकते। हमारे शरीर में ये 8 अमीनो अम्ल संश्लेषित नहीं होते। इनको तो आप भोजन से ही ले सकते हो। अब ये 8 तो हैं, लेकिन आपने कहीं पढ़ा होगा कुछ किताबों में 10 दे रखा होता है। तो 2 ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं बच्चों जो बच्चों में नहीं बनते, जो शिशुओं में नहीं बनते, लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं ना तो शरीर में बनने लग जाते हैं। तो 2 अमीनो अम्ल अर्ध अनिवार्य होते हैं। तो 2 अमीनो अम्ल जो हैं उनको हम कहते हैं बच्चों अर्ध अनिवार्य। अर्ध अनिवार्य यानी जिसे हम कहते हैं सेमी एसेंशियल, और उनके नाम है आर्जिनिन और हिस्टिडीन। उनके नाम होते हैं आर्जिनिन और हिस्टिडीन। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो हैं वो बच्चों में नहीं बनते, ठीक है, बचपन में बच्चों में नहीं बनते, लेकिन वयस्क होने पर ये संश्लेषित होने लग जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? अर्ध अनिवार्य या सेमी एसेंशियल। तो 2 अर्ध अनिवार्य हैं और 8 अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। और ये 8 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में नहीं बनते, आपको भोजन के रूप में ही लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, तो ये अपने आप मैंने आपको अनिवार्य अमीनो अम्ल भी नहीं बता दिए। हां, 6 से 7 उम्र तक ये नहीं बनते हैं।
बच्चा जब 8 साल से ऊपर 9-10 साल का होने बन जाता है तो फिर ये अमीनो अम्ल संश्लेषित होने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो ये हमने अमीनो अम्ल के लक्षण सारे देख लिए भाई। अमीनो अम्ल से संबंधित जितने भी बिंदु थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमने अमीनो अम्ल के लक्षण देख लिए, अमीनो अम्ल की संरचना देख ली, समविभव बिंदु देख लिया, आवेश देख लिया, 20 अमीनो अम्ल का वर्गीकरण कर दिया आर समूह के आधार पर। कौन से अमीनो अम्ल की संरचना याद रखनी है यह भी मैंने आपको बता दिया। किरेल कार्बन है, प्रकाशीय रूप से सक्रिय है, यह बता दिया। और अनिवार्य अमीनो अम्ल से संबंधित सारे लक्षण जो हैं वो हम देख चुके हैं। हां, एग्जाम में आ जाए कि कितने अनिवार्य अमीनो अम्ल है तो 8 ही करेंगे भाई। अरे घबराओ ही नहीं, 8 ही करना। अब ये तो अपन ने देख लिया, अमीनो अम्ल तो हमारे पास पूरे हो गए। अब वापस हम किसकी बात करेंगे विस्तार से? अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। अमीनो अम्ल समझने के बाद अब प्रोटीन आसानी से समझ आएगा। अब सुनो बच्चों, 2-3 चीजें। प्रोटीन के बारे में काफी लक्षण तो अपन देख ही चुके थे। क्या क्या देख चुके थे? कि यह सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हैं। एक कोशिका के भीतर सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन्स हैं। ये बहुलक होते हैं, यानी अमीनो अम्ल के विषम बहुलक हैं और सबसे विविध होते हैं। तो ये भी मैं आपको बता दिया था। अब क्या है भाई, प्रोटीन में आपको पता होना चाहिए पूरे जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा का प्रोटीन कौन सा होता है? जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा का प्रोटीन, सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है रुबिस्को। याद है भाई, ये पादपों में या पादप प्रोटीन है। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी एंजाइम काम करती है? रुबिस्को। प्रकाश संश्लेषण में, और ये पादपों में पाई जाती है। ये जैव मंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा का प्रोटीन है। लेकिन रुबिस्को जो है वो जंतुओं में तो नहीं मिलती भाई, जंतुओं में तो नहीं मिलती। तो जंतुओं के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा वाला प्रोटीन, जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा वाला प्रोटीन होता है कोलेजन। जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा होता है भाई? कोलेजन। ये कोलेजन पता है कहां मिलता है आपको? ये कोलेजन आपको पता होना चाहिए भाई, हमारी संयोजी उत्तक होती है, संयोजी उत्तकों में मिलता है। नेत्र का जो कॉर्निया है उसमें मिलता है, अस्थियों में मिलता है, इन सब में ये कोलेजन मिलता है भाई, और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये सभी उत्तकों को क्या करता है? मजबूती, स्ट्रेंथ प्रदान करता है कोलेजन। तो संयोजी उत्तकों में, कॉर्निया में, अस्थियों में ये कोलेजन है। और रुबिस्को कहां पर काम करती है भाई? प्रकाश संश्लेषण में। पढ़ेंगे इसके बारे में हम आगे। तो जैव मंडल में सर्वाधिक मात्रा का प्रोटीन मैंने बता दिया रुबिस्को है, और जंतुओं में सर्वाधिक मात्रा का जो प्रोटीन है वो होता है कोलेजन। ठीक है भाई, ये दोनों प्रोटीन्स मैंने आपको बता दिए। अब सुनो, अब सबसे मैंने कहा था विविध प्रोटीन सबसे विविध प्रकार के हैं। सबसे विविध प्रकार के अणु क्या हैं? प्रोटीन्स। तो अब मैं यहां पर बात करूंगा प्रोटीन की विविधता की। आज हम किसकी बात करेंगे? प्रोटीन्स के विविधता की बात करेंगे भाई, कि ये प्रोटीन्स किस प्रकार से, कितने अलग अलग प्रकार से विविध होते हैं। तो प्रोटीन की विविधता हम यहां पर बात करेंगे और कुछ लक्षणों की बात करेंगे। आओ, इसका भी चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, इसलिए बता रहा हूं बच्चों। जैसे इसमें आपके पास सबसे पहली एंजाइम्स आती हैं, एंजाइम्स जिनको हम क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक।
एंजाइम्स जिनको हम क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। तो ये एंजाइम्स भी रासायनिक रूप से क्या करती हैं, ये एंजाइम्स भी है क्या रासायनिक रूप से, प्रोटीन्स ही तो हैं। जितनी एंजाइम्स आप पढ़ते हो, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारी एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या होती हैं, प्रोटीन्स। क्या करती हैं भाई, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण। जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुन लेना। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा समय लगाता हूं मैं जानबूझकर, कि अगर आपके बेसिक्स थोड़े कमजोर रह गए हैं, 11वीं 12वीं में थोड़ी पढ़ाई कम रह गई है कोरोना के कारण, तो बेस आपका इंप्रूव हो सके। स्पीड तो अपन कभी भी बढ़ा देंगे, ठीक है, टारगेट के स्टूडेंट्स हैं, स्पीड तो अपन है ना, 1-2 चैप्टर के बाद बहुत आसानी से बढ़ा दूंगा स्पीड तो, ठीक है। सिलेबस का कोई कभी सोचना ही नहीं, सिलेबस अपन बहुत समय से पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले इसमें सिलेबस करवा दूंगा। सिलेबस का कभी मत सोचना कि सर सिलेबस होगा कि नहीं, पूरा पर्याप्त होगा सिलेबस। 3 महीने पहले सिलेबस कराऊंगा नीट के लिए। स्पीड भी अपन आसानी से धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत जरूरी अच्छी है। यह चैप्टर फाउंडेशन वाला है ना, आधार बिल्ड करनी है, फाउंडेशन समझनी है, इसलिए समय लगने दो, आराम से समझो भाई ये है क्या। पूरा पाचन तंत्र पढ़ लेते हैं, एंजाइम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आधे बच्चों को यही नहीं पता होता सर एंजाइम रासायनिक रूप से क्या है, अच्छा प्रोटीन है क्या, ओ प्रोटीन क्या होता है, बहुलक होता है क्या, अच्छा विषम बहुलक होता है क्या, अच्छा किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से। यह पता होना चाहिए। स्कूलों में पता ही नहीं जाता, जैव अणु पढ़ाया ही नहीं जाता। आपने देखा होगा 11वीं 12वीं में अगर आप पढ़ के आए हो बच्चों, काफी जगह जैव अणु पढ़ा ही नहीं जाता है। 11th में आते हैं तो सजीव लिविंग वर्ल्ड से चालू हो जाता है, फिर जैव अणु छोड़ देते हैं, आधा अधूरा करवाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है बच्चों, फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स जो हैं वो क्या करती हैं बच्चों, जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण करती हैं। एंजाइम्स रासायनिक रूप से क्या हो गई, प्रोटीन्स। फिर कुछ होते हैं संरचनात्मक प्रोटीन्स। क्या होते हैं बच्चों, संरचनात्मक प्रोटीन्स। अब ये क्या है, ठीक है, क्या है भाई, ये आपके बालों में, नाखूनों पर कौन से प्रोटीन होता है, बालों और नाखून में केराटिन प्रोटीन, ठीक है। ये आपके बालों में, नाखून में, नाखून पर ये सब कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन। संयोजी उत्तकों में अभी मैंने बताया कौन सा प्रोटीन होता है, कोलेजन। तो केराटिन, कोलेजन जो है, केराटिन और कोलेजन जो है वो कैसे प्रोटीन है, संरचनात्मक प्रोटीन है। किसका ऐसे प्रोटीन है, संरचनात्मक। बालों की संरचना, नाखून की संरचना, संयोजी उत्तकों की संरचना कौन है भाई, केराटिन, ये संरचनात्मक प्रोटीन। फिर स्थानांतरण प्रोटीन, फिर क्या आते हैं भाई, स्थानांतरण प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसमें क्या आता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका स्थानांतरण करता है भाई, गैसों का। हीमोग्लोबिन अपन पढ़ेंगे किसका स्थानांतरण करता है, गैसों का। अपने शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण कौन करता है, हीमोग्लोबिन। फिर साइटोक्रोम होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण करता है, पढ़ेंगे इसको अपन। ये चैप्टर जो है ना बच्चों, ये जैव अणु का जो चैप्टर है, ये बेसिक्स हैं, ये सब पढ़ेंगे आगे। जैसे साइटोक्रोम आता है तो साइटोक्रोम हम पढ़ तो लेते हैं, साइटोक्रोम है, इलेक्ट्रॉन वाहक काम करता है। अरे है क्या, साइटोक्रोम एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है, स्थानांतरण प्रोटीन है, मतलब स्थानांतरित कर रहा है। किसे स्थानांतरित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने वाला प्रोटीन साइटोक्रोम, सही। फिर प्रतिरक्षा प्रोटीन, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला प्रोटीन, एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षक। क्या है भाई, प्रोटीन।
फिर ग्राही, ये कोशिका की सतह होती है ना बच्चों, कोशिका की सतह पर जो ग्राही या रिसेप्टर्स होते हैं वो, इसमें एग्जाम्पल आता है ग्लूट4। ये क्या होता है भाई, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, पढ़ेंगे अपन, ये पढ़ेंगे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है, रुधिर से ग्लूकोज को कोशिका में डालता है, रुधिर से ग्लूकोज को कोशिका में डालता है, ग्लूट4। ठीक है। उसके बाद स्वाद के ग्राही हैं, स्वाद के हो गए आपके पास, घ्राण संवेदी हो गए। ये सारे ग्राही भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स। और कुछ हार्मोन्स, सारे तो नहीं बच्चों, कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये आपके पास कुछ हार्मोन्स किसके उदाहरण होते हैं, प्रोटीन्स के। ठीक है। ये ग्लूट4 पढ़ेंगे अपन, इंसुलिन काम करता है इस पे भाई, ये ग्लूट4 है ना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है इसका नाम। तो ये प्रोटीन क्या करता है भाई, ये प्रोटीन ग्लूकोज को रुधिर से कोशिकाओं में डालता है। तो ग्लूकोज को रुधिर से कोशिकाओं में कौन डालता है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ये सब किसके उदाहरण हैं भाई, प्रोटीन्स के। इसीलिए तो और ये देखो इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ना, इसको आप दोनों जगह डाल सकते हो। इसको आप ग्राही के रूप में भी डाल सकते हो और ये स्थानांतरण प्रोटीन में भी डाल सकते हो। ये कोशिका की सतह पर होता है तो एक तरह का ग्राही भी है, और दूसरा ये ग्राही के साथ साथ ग्लूकोज को कोशिका में स्थानांतरित कर रहा है। तो ग्लूकोज जो ये ग्लूट4 है ना, ये ग्राही और स्थानांतरण प्रोटीन दोनों के रूप में काम कर सकता है। ठीक है। तो ये कुछ विविधता हैं प्रोटीन्स की जो अपन ने देख ली है। ठीक है। अब क्या है भाई, प्रोटीन की संरचना की बात करेंगे अब अपन। 6 नंबर क्या है, कुछ हार्मोन्स है भाई। छठा नंबर कुछ हार्मोन्स, ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये क्या है, ये हार्मोन्स होते हैं अपने शरीर में जो रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन्स भी रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं। ठीक है। लेकिन सारे हार्मोन प्रोटीन्स नहीं होते, हम आगे पढ़ेंगे। ये आपके टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, वसा से बने होते हैं। तो कुछ हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं और सारी एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं। एक अपवाद है, वो आगे बताऊंगा एंजाइम्स में। एक राइबोजाइम होती है जो आरएनए से बनी होती है, बाकी सारी एंजाइम्स प्रोटीन्स होती हैं। आपको कोई भी एंजाइम का नाम याद आ रहा है ना, वो नाम आप याद करो, वो रासायनिक रूप से प्रोटीन ही है। ठीक है भाई। ग्राही कहां मिलते हैं, ये कोशिका की सतह पर मिलते हैं भाई। जैसे आपके त्वचा है, आपकी जीभ है, जीभ पर स्वाद ग्रंथियां हैं, स्वाद के ग्राही हैं। नाक है, नाक की सतह पर, नाक की अंदरूनी सतह पर क्या है, घ्राण संवेदी ग्राही हैं। ये सारी ग्राही हैं, वो संवेदनाओं को तंत्रिका तंत्र तक लेकर जाते हैं। ठीक है भाई। तो ये तो सारे चैप्टर पढ़ेंगे भाई। ये जब हम मानव कार्यकी पढ़ेंगे ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो मानव कार्यकी में इन सारे प्रोटीन्स की बात करेंगे, एक एक करके हम इन सब की बात करेंगे। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे भाई। अभी तो सिर्फ उदाहरण देखे हैं, ये कैसे होते हैं, कहां काम करते हैं, ये सब पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। ठीक बच्चों। तो ये अपन ने प्रोटीन्स के विविधता के उदाहरण भी देख लिए। अब किसकी बात करेंगे भाई, अब अपने पास आता है प्रोटीन संरचना। अब प्रोटीन किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की संरचना की, क्योंकि यह बेहद इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन्स के बारे में सिर्फ हमारे पास यह प्रोटीन संरचना ही रह जाती है। अब प्रोटीन संरचना सुनना बच्चों, अब ध्यान से, बहुत ध्यान से। जब हम प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे तो प्रोटीन की संरचना में हम 4 स्तर की संरचनाएं पढ़ेंगे बच्चों। 4 स्तर की संरचनाएं कौन कौन सी, प्राथमिक संरचना,
द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। ठीक है, तो जब हम प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे तो प्रोटीन की संरचना में हम लोग 4 संरचनाएं पढ़ेंगे। वो लास्ट पॉइंट है घ्राण संवेदी। भाई घ्राण संवेदी मतलब स्मेल से संबंधित, घ्राण संवेदी मतलब ओल फैक्ट्री, सूंघने, स्मेल से संबंधित है। ठीक है, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये घ्राण संवेदी का मतलब होता है ओल फैक्ट्री, स्मेल, सूंघने से संबंधित होता है। ठीक है, अब प्रोटीन संरचना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ संरचना है। सारी तो आज अपन नहीं पढ़ पाएंगे बच्चों, लेकिन प्राथमिक संरचना अपन आज समझ लेंगे। तो हम प्रोटीन की एक एक करके संरचना पढ़ेंगे। हम बात करेंगे प्रोटीन की सबसे पहले प्राथमिक संरचना की। हम आज सबसे पहले प्रोटीन की क्या पढ़ेंगे या क्या समझेंगे? प्राथमिक संरचना। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, केराटिन में कौन से अमीनो एसिड होते हैं? केराटिन जो है वो 100 से ज्यादा अमीनो अम्ल से बना होता है। तो 100 अमीनो अम्ल याद रख सकते हो क्या मुकेश जी आप? एक प्रोटीन जो होगा वो 100, 200, हजारों अमीनो अम्ल से बना होता है। तो हजारों अमीनो अम्ल याद रखोगे क्या? कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं? एक अमीनो अम्ल से थोड़ी बना होता है प्रोटीन कभी भी। अब प्राथमिक संरचना क्या है बच्चों? सुनो, इसका मतलब जब एक प्रोटीन पैदा हुआ है ना, जब एक प्रोटीन नन्हा बच्चा था, जब प्रोटीन पैदा हुआ, तो प्रोटीन जब पैदा होगा या प्रोटीन जब बनेगा तो वो किससे बना होगा बच्चों? अमीनो अम्ल से बना होगा ना। प्रोटीन जब पैदा होगा, प्रोटीन का जब निर्माण होगा तो वो अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बना होगा। तो प्रोटीन की वो जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला है उसे ही हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। तो जब प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला होती है, जो अमीनो अम्ल की चेन होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक संरचना। अब उदाहरण के तौर पे मैंने आपके लिए लिख लिया, मान लो यहां पर मीथियोनिन, एलेनिन, जो मैं बनाना चाहता हूं, सिस्टीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ये बना ली मैंने। ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और ले लो, ग्लाइसिन, जो भी लेना है ले लो। ये मैंने 6 अमीनो अम्ल की श्रृंखला बनाई है। क्या बनाई है मैंने? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 अमीनो अम्ल की श्रृंखला बनाई है। ये 6 अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला है, ये क्या कहलाएगी? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है वो अमीनो अम्ल की श्रृंखला ही है। ये जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला है इसे ही प्राथमिक संरचना कहोगे। अब दूसरा सवाल यह है कि सर ये प्रोटीन में अमीनो अम्ल की श्रृंखला तो है, ठीक है, लेकिन इसमें पहला अमीनो अम्ल कौन सा लूं मैं? पहला अमीनो अम्ल मीथियोनिन होगा या ग्लाइसिन होगा? है ना भाई? सर इसमें मुझे बताओ, इसका सर कहां है, पूंछ कहां है, मतलब दिशा क्या है? सर पहला अमीनो अम्ल मीथियोनिन, मैं इसको ऊपर से नीचे पढ़ूं या नीचे से ऊपर पढ़ूं? यह भी तो पता होना चाहिए। तो याद करो, कैसे पता चलेगा? आओ अपन ने इधर देखो बच्चों, 3 अमीनो अम्ल बनाते हैं अपन, NH2C अल्फा, फटाफट इधर ध्यान देंगे अब, R1COOH, NH2C अल्फा COOH, प्लस NH2C अल्फा COOH HR3। ये 3 अमीनो अम्ल है।
ठीक है, ये 3 अमीनो अम्ल है, कैसे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? इसका OH H हटा दूं, ये यहां से इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, तो क्या बन गया यहां पर? CONH बन गया। यहां पर भी इसको हटा दूं, ये OH और ये H हटाऊंगा ना इसको, तो हां ये भी हटा देता हूं, एक सेकेंड। अब क्या बन गया यहां पर भी? C डबल बॉन्ड ONH बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, ये तो बताया ही था भाई। अब सुनो, इसमें जो पहला अमीनो अम्ल है, ये पहला अमीनो अम्ल है, ये तीसरा अमीनो अम्ल है। पहला अमीनो अम्ल का NH2 समूह फी है, ये N सिरा। पहले अमीनो अम्ल का कौन सा सिरा स्वतंत्र है? N सिरा। और जो अंतिम अमीनो अम्ल है, आखिरी अमीनो अम्ल का कौन सा सिरा? अम्लीय सिरा फ्री है। आखिरी अमीनो अम्ल का कौन सा सिरा स्वतंत्र है? अम्लीय समूह स्वतंत्र है। तो दिशा होती है ना, ये देखो, पहले अमीनो अम्ल का कौन सा सिरा स्वतंत्र होना चाहिए? अमाइनो सिरा, जिसे हम N सिरा कहते हैं। और आखिरी अमीनो अम्ल का कौन सा सिरा स्वतंत्र होता है? अम्लीय COOH, जिसे C सिरा कहते हैं। तो कैसे भाई, कैसे पता चलेगा कि इस प्राथमिक संरचना में कौन सा पहला है? अगर मीथियोनिन का N सिरा स्वतंत्र है और ग्लाइसीन का C सिरा, तो ये दिशा हो गई। तो दिशा कैसी हो गई? ये दिशा N से C, पहला मीथियोनिन, दूसरा एलिनिन, तीसरा सिस्टीन, चौथा वेलिन, पांचवा आइसोल्यूसिन, छठा ग्लाइसीन। तो शुरुआत कहां से होगी? अमीनो अम्ल की श्रृंखला तो है। प्रोटीन में प्राथमिक संरचना का मतलब क्या है? प्राथमिक संरचना का मतलब है तो ये अमीनो अम्ल की श्रृंखला, लेकिन किससे लेकर कहां तक? N से लेकर C सिरे तक। अमाइनो सिरे से C सिरे तक क्या कहलाती है? प्राथमिक संरचना। बस, अब इस प्राथमिक संरचना में बंध कौन से काम करेंगे? ये प्राथमिक संरचना ही तो है, इसमें बंध कौन से काम कर रहे हैं? बंध कौन से काम कर रहे हैं? पेप्टाइड बंध। बंध कौन से काम करते हैं? पेप्टाइड बंध काम करते हैं। और इस प्राथमिक संरचना से आपको पता क्या चल रहा है? ये प्राथमिक संरचना से आपको क्या सूचना मिल रही है भाई? ये जो प्राथमिक संरचना है प्रोटीन की, इससे सूचना क्या मिल रही है आपको? इससे आपको अमीनो अम्ल का स्थल पता चल रहा है ना। इससे आपको यह पता चल रहा है पहला अमीनो अम्ल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो अमीनो अम्ल की स्थलीय सूचना किस से पता चलती है? प्राथमिक संरचना के अध्ययन से पता चलती है। तो यही तो पॉइंट हैं जो लिखने हैं भाई हम लोगों को। क्या पॉइंट लिखने हैं भाई प्राथमिक संरचना में? आओ साथ साथ बताओ और रिवाइज करते रहो। प्राथमिक संरचना का मतलब है प्रोटीन में एक रेखित रॉड आकार की संरचना है। प्रोटीन में एक रेखित रॉड आकार की संरचना। इसमें क्या होता है? अमीनो अम्ल का क्रम या श्रृंखला। कैसे? N सिरे यानी NH2 सिरे से C सिरे की ओर। अमीनो अम्ल की श्रृंखला तो है, अमीनो अम्ल का क्रम जो है वो कहां से कहां होगा भाई? N सिरे से C सिरे। इसका मतलब अगर मैं आपको लिखूं मीथियोनिन, सिस्टीन,
वेलिन, आइसोल्यूसिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ये लिखूं। अब कैसे मालूम चलेगा भाई? अगर इसका N टर्मिनस है, इसका C टर्मिनस है, इसका मतलब अमीनो अम्ल का क्रम कैसे पढ़ोगे? ये पहला अमीनो अम्ल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो ये जो अमीनो अम्ल का क्रम है ये रेखित है ना, लंबा है, रॉड आकार जैसा है। तो ये अमीनो अम्ल का क्रम किस सिरे से किस सिरे तक है? N सिरे से C सिरे की ओर है। पहला अमीनो अम्ल है उसका N सिरा स्वतंत्र है, आखिरी अमीनो अम्ल है उसका C सिरा स्वतंत्र है। इसमें बंध कौन से हैं भाई? ये अमीनो अम्ल एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा। और ये प्राथमिक संरचना से आपको क्या सूचना प्रदान हो रही है? क्या सूचना आपको उपलब्ध हो रही है कि अमीनो अम्ल का नंबर क्या है? पहले पर मीथियोनिन है, दूसरे पर सिस्टीन है, तीसरे पर वेलिन है। यह कैसे मालूम चला? जब आपने प्राथमिक संरचना का अध्ययन किया। ठीक है भाई, तो यह पॉइंट अब लिख देता हूं मैं। अमीनो अम्ल का क्रम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कौन से बंध सम्मिलित हैं भाई? इसमें पेप्टाइड बंध सम्मिलित हैं। इन संरचना में कौन से बंध सम्मिलित होंगे? पेप्टाइड बंध सम्मिलित होंगे। और फाइनली इस संरचना के माध्यम से, इस संरचना से अमीनो अम्ल की स्थलीय सूचना प्राप्त होती है। ठीक है भाई, एक बार वापस सुन लो। ठीक है, अब एक बार वापस सुन लो। एक प्रोटीन बना, ठीक है, एक प्रोटीन आपके पास बना सबसे पहले। तो उस प्रोटीन में क्या होगा बच्चों? अमीनो अम्ल का एक क्रम होगा ना, उसमें एक अमीनो अम्ल की श्रृंखला होगी। इतना तो समझ गया आपको, अमीनो अम्ल की श्रृंखला होगी। अब अमीनो अम्ल में मीथियोनिन, सिस्टीन, वेलिन, एक अमीनो अम्ल की श्रृंखला होगी। तो वो अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला है उसे ही प्राथमिक संरचना कहोगे। जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला है, अमीनो अम्ल का क्रम है, उसे ही प्राथमिक संरचना कहोगे। लेकिन वो श्रृंखला का सिर कौन सा है और पूंछ कौन सा है, यह पता करना पड़ेगा ना भाई, कि श्रृंखला को मैं ऊपर से नीचे पढ़ूं या नीचे से ऊपर पढ़ूं। पहला अमीनो अम्ल किसे लूं, आखिरी अमीनो अम्ल किसे लूं, कैसे पता चलेगा? तो जिस अमीनो अम्ल का अमाइनो सिरा N सिरा स्वतंत्र है वो पहला अमीनो अम्ल है, और जिसका आखिरी अमीनो अम्ल, जिसका C सिरा स्वतंत्र है वो आखिरी। वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे मैंने अब आपको एक क्वेश्चन दिया, इधर ध्यान देना। एलेनिन, वेलिन, सिस्टीन, मीथियोनिन, आर्जिनिन। ठीक है भाई, अब मेरे पास क्वेश्चन है ये। अब मुझे बताओ इसमें पहला अमीनो अम्ल कौन सा है? इसमें पहला अमीनो अम्ल कौन सा है? इसमें पहला अमीनो अम्ल कौन सा है? एलेनिन होगा या आर्जिनिन होगा? इसमें पहला अमीनो अम्ल कैसा होगा? पहला अमीनो अम्ल किसे लोगे? आर्जिनिन लोगे या एलेनिन लोगे? बताओ फटाफट। यह क्वेश्चन दे दिया आपको, इससे आपको पूछा जाएगा कि पहला अमीनो अम्ल किसे लोगे? शाबाश, आर्जिनिन को। पहला अमीनो अम्ल आर्जिनिन। कैसे पता किया? कैसे पता किया? इसका N सिरा स्वतंत्र है, इसका N सिरा स्वतंत्र है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, अंतिम सिरा। ठीक है, ये आपके पास अंतिम हो गया, ये क्रम है। इसमें बंध कौन से हैं? इस संरचना में बंध कौन से हैं? पेप्टाइड बंध हैं। और इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे पता क्या चल रहा है
कि अमीनो अम्ल का स्थल क्या है। आर्जिनिन पहले पर है, मीथियोनिन दूसरे पर है, सिस्टीन तीसरे पर है, वेलिन चौथे पर है, एलेनिन पांचवे पर है। यही तो प्राथमिक संरचना है, इसे ही प्राथमिक संरचना कहते हैं। वो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा एन सिरा और सी सिरा, नहीं तो कैसे पता कर सकते हो। एन सिरा और सी सिरा दे रखा होगा तभी तो पता कर सकते हो भाई, बिना उसके नहीं पता कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मिल गई है बिल्कुल। अब धीरे धीरे अपडेट आज और कल तक आप देख लेना, आपके ऐप में क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध हो जाएगा, क्विज भी उपलब्ध हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उपलब्ध हो जाएंगे। 2 दिनों में सब कुछ आपके ऐप में उपलब्ध हो जाएगा। तो प्राथमिक संरचना सबको क्लियर हो गई भाई। हां, पोजिशनल इंफॉर्मेशन, प्राथमिक संरचना यही है। हां विक्रम जी, बायोलॉजी जो है पूरी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ 1 या 2 चैप्टर ऐसे हो सकते हैं अंत में जो मकवाना सर भी लेंगे, बट बाकी पूरी बायोलॉजी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर एक अपवाद है, जल एक अपवाद है भाई। जल को हम जैव अणु मानते हैं लेकिन वो अकार्बनिक है, एक अपवाद है, लेकिन जल को हम जैव अणु मानते हैं। आ सकता है अब्दुल जी, एक प्रोटीन में एक अमीनो अम्ल 10 बार भी आ सकता है। एक प्रोटीन में एक अमीनो अम्ल 10 बार, 20 बार, 50 बार भी आ सकता है। एम्स का पेपर अलग नहीं होता भाई, नीट का ही पेपर होता है। अब 11th 12th आप देकर आए हो भाई, 11th और 12th इतना तो आपको पता होना चाहिए। नीट एक ही एग्जाम होता है, एम्स का पेपर अलग से नहीं होता। नीट के नंबरों के आधार पर ही एम्स कॉलेज मिलता है भाई। चलो, बहुत मजा आया भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक सबको क्लियर है भाई, ये प्राथमिक संरचना तक बता दी है। अरे प्रोलीन का लोकेश जी, अब पेप्टाइड बॉन्ड अब आप समझो, यहां पर प्रोलीन है लोकेश जी, इधर प्रोलीन है, तो उसका एक तो NH2 बॉन्ड बनाएगा, दूसरा C वाला बनाएगा ना। तो इसका कैसे बनाएगा आप, हर जगह एक अमीनो अम्ल जो है उसका NH2 और COH दोनों काम करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। तो सिर्फ एक जगह NH2 में प्रॉब्लम आएगी ना भाई। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, आई होप सब क्लियर हो गया होगा। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। बहुत अच्छी बात है भाई, किसी को डाउट नहीं रहा। बढ़िया, इस तरह से पढ़ते रहना। ईमानदारी से बता रहा हूं, इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी अगर तैयारी करनी है। और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताना कि अगर इस नाम मात्र की फीस में इससे बेहतर गुणवत्ता, फीस को गुणवत्ता से मत मापना। 5,000 में 5 लाख तक की चीज मिलेगी, इतना वादा करता हूं आप लोगों से। हर चीज बताऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, हर चीज कराऊंगा, पूरा सिलेबस होगा, कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी, कोई चीज नहीं छूटेगी, सब कुछ मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट के सॉल्यूशंस, सब मिलेगा बच्चों। ईमानदारी से बस थोड़ी मेहनत करना सीख लो, ठीक है। शिकायत ना करते हुए मेहनत करते रहो, सब कुछ उपलब्ध होगा। ठीक है भाई, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।